नमस्कार, दोपहर के 2 बज चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश का सबसे भरोसेमंद चैनल डीडी न्यूज पर लेकर हाजिर हूं आपका पसंदीदा शो खबरों का सरपंच न्यूज पंच। और इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक पहुंचाते हैं वो खबरें जिन पर रहती है आप सभी की नजर। यानी कि आपको न्यूज पंच में हम सिर्फ खबर से रूबरू नहीं कराते हैं, बल्कि होती है हर खबर की पूरी पड़ताल, वो भी तथ्यों और आंकड़ों के साथ आपको समझाते हैं हर खबर का एक एक बिंदु, एक एक पहलू। साथ ही ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहती है अपनी टीम, यानी कि संवाददाताओं की टीम, जिनसे लेते हैं हर छोटी बड़ी अपडेट। यानी न्यूज पंच पर होती है हर खबर पर पैनी नजर। और आज न्यूज पंच के जरिए जिन खबरों पर हमारी नजर रहने वाली है, आइए सीधा उनका रुख करते हैं। टॉप हेडलाइंस। न्यूज पंच में सबसे पहले बात होगी ताहिर हुसैन की। ताहिर की गुहार है और कहा है ताहिर हुसैन ने कि सिर्फ 4 दिन है जज साहब, मुझे जमानत दे दीजिए। और अगली जिस खबर का रुख करेंगे वो है तमिलनाडु से जुड़ी हुई। जी हां, एनआईए ने आज बड़ा एक्शन किया है। आईसिस से जुड़े कई ठिकानों पर की है छापेमारी। किन किन ठिकानों पे हुई है छापेमारी और किन गतिविधियों से जुड़े हुए थे ये आईसिस से जुड़े ये जगह, ये भी आपको बताएंगे। और न्यूज पंच में बात होगी मौनी अमावस्या से जुड़ी हुई भी। जी हां, आस्था का महाकुंभ चल रहा है। ऐसे में कल मौनी अमावस्या है और होने वाला है दूसरा अमृत स्नान। बताएंगे आपको क्या है इससे जुड़ी तैयारियां। तो न्यूज पंच में इन 3 महत्वपूर्ण खबरों का रुख करेंगे। और सबसे पहले बात कर लेते हैं न्यूज पंच में दिल्ली विधानसभा चुनाव की। जी हां, दिल्ली में चुनाव का मौसम चल रहा है। जहां मामला त्रिकोणीय नजर आ रहा है, वहीं कुछ ऐसे छोटे दल भी हैं जिनका बोलबाला इस बार देखने को मिल रहा है। बात कर लेते हैं दिल्ली के चर्चित चेहरे ताहिर हुसैन की। जब राजनीतिक दलों के लिए दाग अच्छे हैं, तो दागियों को चुनाव लड़ने और जीतने से भला कौन रोक सकता है। प्रावधान ही ऐसा है, जेल में बंद आरोपी मतदान नहीं कर सकता, लेकिन चुनाव जरूर लड़ सकता है। दिल्ली दंगे का आरोपी ताहिर हुसैन, जो आम आदमी पार्टी का पूर्व पार्षद है, उसे ओवैसी ने विधायक पद का प्रत्याशी बना डाला है। ताहिर ने दिल्ली चुनाव में प्रचार करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका लगाई है, जिस पर चल रही है सुनवाई। आपको बता दें कि दिल्ली हाईकोर्ट ने 14 जनवरी को मुस्तफाबाद सीट से नामांकन भरने के लिए ताहिर को कस्टडी पैरोल दी थी और चुनाव प्रचार के लिए जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वहीं दिल्ली दंगे के आरोप में ताहिर 4 साल 9 महीने से जेल में बंद है। तो ताहिर हुसैन के बारे में आपको बता रहे, दिल्ली का वो विवादित और चर्चित चेहरा जो इस समय सुर्खियों में है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है। ताहिर हुसैन वो चेहरा जो 4 साल और 9 महीने से जेल में बंद है, वो आना चाहता है बाहर, कैंपेनिंग करना चाहता है और चुनाव प्रचार करना चाहता है। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि ताहिर हुसैन है कौन। 2017 के चुनावी हलफनामे में 18 करोड़ की संपत्ति घोषित की है ताहिर हुसैन ने। इसके साथ साथ आपको बता रहे हैं कि 2020 के दिल्ली दंगों में ताहिर का नाम आया, यानी कि ताहिर 2020 के दिल्ली दंगों का आरोपी है। नाम आने के बाद पार्टी ने दिखाया बाहर का रास्ता, यानी कि आपने दिखाया बाहर का रास्ता, और अब वो AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी में जा पहुंचे। 27 फरवरी 2020 को पार्टी से किया गया था उनको निष्कासित। आपके पूर्व पार्षद हैं और अब असदुद्दीन ओवैसी ने उनको मुस्तफाबाद सीट से टिकट दिया है। आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं ताहिर हुसैन की क्राइम कुंडली की। जी हां, क्या कह रहा है उनका क्राइम रिकॉर्ड। दिल्ली दंगों के आरोप में 4 साल 9 महीने से जेल में बंद हैं ताहिर हुसैन। दिल्ली दंगों को लेकर ताहिर हुसैन के ऊपर 11 FIR दर्ज है। साथ ही साथ UAPA और मनी लॉन्ड्रिंग केस में भी हिरासत में बंद है ताहिर हुसैन। IB के स्टाफ अंकित की हत्या का आरोप भी ताहिर हुसैन पर ही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि कड़कड़डूमा कोर्ट में 1030 पन्नों का आरोप पत्र दायर है ताहिर हुसैन पर। और उसके अलावा ताहिर पर दंगों का मास्टरमाइंड होने का भी आरोप लगाया गया है। यानी कि 2020 में जो दिल्ली में दंगे भड़के थे, कहा जा रहा है कि ताहिर उसका मास्टरमाइंड था। 2023 में कड़कड़डूमा कोर्ट ने तय किया आरोप।
वहीं 2023 जुलाई के महीने में 5 मामलों में हाईकोर्ट जो है उसको जमानत दे चुकी है। तो ताहिर हुसैन पे कई क्रिमिनल मामले इस समय चल रहे हैं, लेकिन मुख्य तौर पर दिल्ली दंगों का आरोपी है ताहिर हुसैन, जो 4 साल और 9 महीने से जेल में बंद है। सुप्रीम कोर्ट में 3 सदस्यीय पीठ कर रही है सुनवाई। इससे पहले भी 2 जजों की बेंच ने की थी सुनवाई, जिसमें जो फैसला था वो कहीं ना कहीं विभाजित रहा था। आज सुप्रीम कोर्ट फैसला कर सकता है या नहीं, ताहिर को जमानत मिल सकती है या नहीं। विकास सारथी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा विकास का रुख करेंगे, विकास से ताजा अपडेट लेंगे। विकास, ताजा अपडेट दीजिए। सुप्रीम कोर्ट में 2 बजे की सुनवाई तय है, ऐसे में सुप्रीम कोर्ट क्या आज फैसला सुना सकती है? क्योंकि दरकार लगाई गई है ताहिर की वकीलों की तरफ से कि जज साहब 4 दिन ही बाकी हैं, यानी कि कुछ ही दिन बाकी हैं, मुझे चुनाव प्रचार करने दीजिए। से पहले भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला आया था 2 जजेस की बेंच के सामने, और उस वक्त दोनों जजों में मत को लेकर विभाजन था। एक तरफ जस्टिस पंकज मित्तल का मानना था कि इस मामले में उनको जमानत नहीं दी जानी चाहिए। 11 एफआईआर, जैसा भी आपने बताया कि 11 एफआईआर उनके खिलाफ हैं, और कोर्ट का ये मत था जस्टिस मित्तल का कि वो जो बाकी के मामले हैं उसमें भी नियमित याचिका उनकी लंबित है, तो वो उसका इंतजार करें, बजाय इसके कि उनको कैंपेनिंग के लिए किसी तरह की कोई राहत दी जाए। जस्टिस मित्तल इसके खिलाफ थे। हालांकि जस्टिस अमानुल्लाह का ये कहना था कि कैंपेनिंग के लिए, एक लिमिटेड पर्पस के लिए उनको जमानत दी जा सकती है। आज ऐसा लगता है कि खुद ताहिर हुसैन को संशय है कि उनको कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से मिल पाएगी, अंतरिम जमानत जैसी, इसीलिए उन्होंने अपनी जो मांग थी उसको थोड़ा डाइल्यूट किया। वो ये कह रहे हैं कि उन्हें कस्टडी पैरोल में ही 4 फरवरी तक बाहर जाने दिया जाए, यानी कि वो पुलिस की निगरानी में, पुलिस की कस्टडी में लगातार रहेंगे और वो कैंपेन करना चाहते हैं। तो अंतरिम जमानत की लगता है उम्मीदें उनकी भी अब हल्की पड़ गई हैं। हालांकि कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से ये कहा था कि 2 बजे, अभी बिल्कुल इस वक्त सुनवाई शुरू होने वाली है, थोड़ी देर में स्थिति साफ हो जाएगी कि दिल्ली पुलिस का क्या कहना है, क्योंकि पहले दिल्ली पुलिस ने विरोध किया था। दिल्ली पुलिस ने ये कहा था कि कोई वजह नहीं दिखती कि ताहिर हुसैन, जिसके ऊपर 11 एफआईआर हैं, उसको कैंपेनिंग के लिए इस तरह की इजाजत दी जाए। और यहाँ पर दलील ये भी दी गई थी एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की तरफ से कि ये तो अपराधियों के लिए एक तरीके का फॉर्मूला बन जाएगा, यानी अगर वो किसी भी मामले में जेल में बंद हैं, उनके खिलाफ कोई भी कार्रवाई चल रही है, तो देश भर में कहीं ना कहीं चुनाव होते रहते हैं, वो कहीं से भी चुनाव लड़ेंगे और कैंपेनिंग के नाम पर जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच जाएंगे। तो दिल्ली पुलिस ने पुरजोर विरोध किया था पिछली सुनवाई में। इसी के चलते हमने देखा कि दोनों जजों के बीच जो था मत एक समान नहीं था, और आज भी ऐसा लग रहा है कि ताहिर हुसैन उनको खुद को ये संशय है कि अंतरिम जमानत मिलना थोड़ा कठिन है। ऐसे में उन्होंने अब अपनी मांग को थोड़ा हल्का किया है, लेकिन इस मांग को मानेगा या नहीं मानेगा, थोड़ी देर में स्थिति और दिल्ली पुलिस क्या कहती है, ये सबसे महत्वपूर्ण पहलू होगा इस पूरी सुनवाई जी। चलिए, थोड़ी देर का वक्त और बाकी है, जब ये पता चल जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट ताहिर हुसैन को राहत देता है या नहीं, ताहिर हुसैन क्या बाहर निकल के चुनाव प्रचार कर सकते हैं या नहीं। आपको बता दें, मुस्तफा सीट से ताहिर हुसैन उम्मीदवार हैं। आइए अब आगे बढ़ेंगे। विकास सारथी, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगली खबर का रुख करेंगे। अगली खबर जो आ रही है वो एनआईए से जुड़ी हुई है। देश में इस्लामिक स्टेट के आतंकी मॉड्यूल को तोड़ने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार कार्रवाई कर रही हैं, यानी कि सुरक्षा एजेंसियां इस समय एक्शन मोड पे देख रही हैं। इसी क्रम में एक बार फिर से एनआईए यानी कि नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी की टीम ने देश के अलग अलग राज्यों में 20 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी कर रही है। कहा जा रहा है कि छापेमारी के बाद कई लोगों को हिरासत में भी लिया जा रहा है। ये छापेमारी युवाओं को कट्टरपंथी बनाने और विदेशी आतंकी संगठनों से लिंक की छानबीन के लिए की जा रही है। एजेंसी की ओर से कहा गया है कि केरल और तमिलनाडु में आईसिस अपने पांव तेजी से पसार रहा है। आतंकी संगठन युवाओं का ब्रेन वॉश करके उनको भर्ती कर रहे हैं। ये छापे मुख्य रूप से प्रतिबंधित आईसिस के पूर्व सदस्यों पर केंद्रित थे या फिर पीएफआई के पूर्व सदस्यों पर केंद्रित थे, जिसे केंद्र सरकार ने 2022 में प्रतिबंधित कर दिया था। ताज़ा कार्रवाई कथित तौर पर तंजावुर में पट्टाली मक्कल कांची यानी कि पीएम के नेता रामलिंगम की 2019 में हुई हत्या की जांच से जुड़ी हुई है। आपको बता दें कि रामलिंगम की कथित तौर पर 5 फरवरी 2019 को पीएफआई सदस्यों ने वंचित समुदायों के बीच जबरन धर्म परिवर्तन का विरोध करने के लिए हत्या कर दी गई थी। लेकिन आपको बता दें कि इस समय आज जो है एनआईए एक्शन मोड पे दिख रहा है।
सुबह 3:30 बजे से ये छापेमारी की जा रही है। तमिलनाडु का हम देख रहे हैं कि आईसिस का कनेक्शन जो है वो लगातार सामने आता हुआ दिख रहा है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि अब तक आतंकियों के खिलाफ किस तरीके से हमारी सुरक्षा एजेंसियां काम कर रही हैं। 22 सितंबर 2022 पीएफआई के आपको बता दें कि इतने ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। वहीं लश्कर, आईएस, अलकायदा ज्वाइन कराने की थी। 23 नवंबर की बात की जाए, आतंकी गैंगस्टर सिंडिकेट को नष्ट करने के लिए जांच जारी है। 5 अक्टूबर 2024 पर आते हैं। जेएंडके, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, असम, दिल्ली में तलाशी अभियान चलाया गया। वहीं 11 दिसंबर 2024 पंजाब और हरियाणा में एजेंसी ने मारे थे कई छापे। तो इस समय हम देख रहे हैं कि सुरक्षा एजेंसी लगातार कार्रवाई कर रही है आतंकी संगठनों के खिलाफ। आइए अगली ग्राफिक प्लेट का रुख करेंगे, बताते हैं आपको टेरर फंडिंग पर किस तरीके के कारगर कदम हमारी सुरक्षा एजेंसियां उठा रही हैं। विधायी और तकनीकी ढांचे को मजबूत करना इनका मुख्य लक्ष्य है और उसी के साथ सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ती हुई दिख रही हैं। गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम में संशोधन किया गया है। साथ ही साथ राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी को और सशक्त करना भी इनका मुख्य उद्देश्य है। यानी कि सुरक्षित एजेंसियां हमारी सुरक्षा के लिए लगातार तत्पर हैं और कई फैसले लिए जा रहे हैं। साथ ही आपको बता दें कि यूएपीए के तहत संपत्ति जब्त करने का भी प्रावधान, व्यापक निगरानी ढांचे का निर्माण है। एनआईए में आतंकी वित्त पोषण और टीएफएफसी सेल का गठन, कार्रवाई योग्य खुफिया जानकारी साझा करने की व्याख्या, साथ ही मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग से निपटने के लिए कारगर कदम इस समय उठाए जा रहे हैं। यानी कि टेरर फंडिंग को रोकने के लिए भरपूर भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। हमारे संवाददाता रितेश रंजन इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रितेश, आपसे ताज़ा जानकारी लेना चाहेंगे कि तमिलनाडु का आईसिस कनेक्शन लगातार सामने आता हुआ दिख रहा है। 24 सितंबर 2024 को भी कई ठिकाने पर छापेमारी हुई थी, जहां एचयूटी किस तरीके से अवैध भर्तियां कर रहा था उससे जुड़ी छापेमारी हुई थी। आज एक अहम कार्रवाई की गई है। 16 से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की गई है। रितेश, क्या माना जाए किस तरीके से सुरक्षा एजेंसियां इस समय एक्शन मोड में नजर आ रही हैं? तो रितेश से हम आगे भी जानकारी लेते रहेंगे, लेकिन आपको बता दें कि आज एनआईए, राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने एक बड़ी कार्रवाई की है। कई जगह छापेमारी की गई है। तमिलनाडु से जुड़े कई ऐसे नेटवर्क हैं जिनको खंगाला जा रहा है और कई लोगों को हिरासत में लिया गया है। ऐसे में खोजने की कोशिश ये की जा रही है कि युवाओं को किस तरीके से प्रेरित किया जा रहा है, उनको अपनी तरफ खींचा जा रहा है आईसिस में शामिल होने के लिए। ऐसे में हमारी सुरक्षा एजेंसियां पैनी नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें कि टेरर फंडिंग पर कारगर कदम उठाए जा रहे हैं। कई लक्ष्य और कई उद्देश्य के साथ हमारी सुरक्षा एजेंसियां आगे बढ़ रही हैं। केंद्र सरकार का इसमें भरपूर सहयोग भी मिल रहा है और सुरक्षा एजेंसियों ने आज जो बड़ी कार्रवाई की है वो तमिलनाडु में की है। और इससे पहले भी हमने देखा था कि 24 सितंबर 2024 को भी एक बड़ी कार्रवाई की गई थी। आज आईसिस से जुड़े जो ठिकाने हैं उसमें युवाओं को किस तरीके से भर्ती किया जा रहा है उससे जुड़ी कार्रवाई हुई है। 16 से ज्यादा ठिकानों पर कार्रवाई की और आपको बता दें सुबह 3:30 बजे से ये कार्रवाई जारी है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है। कई लोगों को हिरासत में लिया जा चुका है, पूछताछ चल रही है। ऐसे में ये पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नेटवर्क है, विदेशी ऐसे कौन से ऐसे नेटवर्क है जो भारत में रहकर युवाओं को इस तरीके का काम करने के लिए कर रहे हैं मजबूर। रितेश रंजन जुड़ गए हमारे साथ। रितेश, आपसे ताज़ा अपडेट लेना चाहेंगे। सुबह से ही हम देख रहे हैं कि एनआईए एक्शन मोड पे दिख रहा है। तमिलनाडु का आईसिस कनेक्शन कोई नया नहीं दिख रहा। 24 सितंबर 2024 को एचयूटी में किस तरीके से अवैध भर्तियां की गई थी उस पर कड़ी कार्रवाई तब की गई थी। तमिलनाडु के 12 ठिकानों पर एनआईए ने छापेमारी की थी। आज भी 16 से ज़्यादा ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है। आज आईसिस का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की जा रही है। क्या है पूरा मामला, कौन सा ऐसे इनके तार जुड़े हुए हैं जिसको एनआईए खंगोलने की कोशिश कर रही है और साथ ही साथ उस पर बड़ी कार्रवाई भी कर रही है? देखिए भावना जी, सबसे बड़ी बात है कि जो गिरफ्तारी पिछले साल अक्टूबर में हुई थी, उसी गिरफ्तारी का ये अगला क्रम है। जो सूत्रों से जानकारी अभी तक मिल रही है
मिल पा रही है हमें, उसमें ये जानकारी मिल रही है कि जो पिछली बार गिरफ्तारी हुई थी वो उन लोगों की हुई थी जो जिनका कनेक्शन कहीं ना कहीं रामालिंगम जी के हत्या से था, और कोयम्बटूर में जो ब्लास्ट हुआ था 2022 में उससे संबंधित था। तो ये वो लोग हैं जो तीन गिरफ्तारियां हुई थी, ये वो लोग हैं जिन पर आरोप है कि तो फंडिंग का काम करते थे। तमिलनाडु के विभिन्न जिलों में कैसे सोशल मीडिया का प्रयोग करते हुए वो युवाओं को आकर्षित कर रहे थे अपने प्रतिबंधित संगठन के जरिए माध्यम से, वो जो है आईसिस और बाकी अन्य संगठनों, आतंकवादी संगठनों के लिए भर्ती कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे थे, और तमिलनाडु के विभिन्न इलाकों से भर्तियां हो रही थी। इस बात से कहीं इनकार नहीं किया जा सकता, और सबसे बड़ी बात है कि इसका सबसे बड़ा माध्यम फेसबुक और सोशल मीडिया साइट्स वगैरह हुआ करते थे, और जिसको तमिलनाडु पुलिस ने भी काफी क्रैकडाउन किया है। काफी ऐसे मामले तमिलनाडु पुलिस के भी सामने आए, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी का मकसद ये है कि कैसे इन लोगों के पूरे गिरोह को ये मिलता जाए और इनको निस्तेनाबूद किया जाए, इनके जड़ों इनको अपने देश से में जड़ों से खत्म किया जाए। और इसी प्रक्रिया के तहत जो है राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने आज जो छापेमारी की है, आज जो छापेमारी हुई है उसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। क्या जानकारी मिली है कि कितने लोगों को अब तक हिरासत में लिया जा चुका है, और क्या किस एज वर्ग, किस उम्र वर्ग के ये जो लोग हैं जिनको हिरासत में लिया गया है? देखिए, ये अभी विशेष तौर पर ये जानकारी तो अभी हम तक नहीं पहुंची है कि कितने लोगों को किया है, किस उम्र वर्ग के लोग हैं, लेकिन ज्यादातर जो पिछले मामले देखे जाएं, पिछले मामलों में भी ज्यादातर नौजवान ऐसे थे जिनको गिरफ्तार किया गया था, और ये वही लोग हैं जो इन ऐसी गतिविधियों से ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं और इन संगठनों को ज्वाइन करने के लिए बहुत ही उत्साहित रहते हैं। वो चाहते हैं, क्योंकि उनको धर्म के नाम पे जो है एक घुट्टी पिलाई जाती है कि आप को वो खुदा मिलेगा, आपको स्वर्ग में जगह मिलेगा, और ये सब काफी चीजें मनगढ़ंत चीजें पढ़ाई जाती हैं, और उसके बाद धर्म को बचाना है, धर्म के खिलाफ इनका सबसे लबोलबाद यही होता है कि भारत में कैसे जो है आंतरिक शांति को नुकसान पहुंचा जाए, कैसे यहाँ की एकता को। तो एनआईए का कहीं ना कहीं बड़ा एक्शन आज रितेश देखने को मिल रहा है। सर्च ऑपरेशन अभी भी जारी है, तार को जोड़ने की कोशिश की जा रही है, कहाँ से ये तार आ रहे हैं, कहाँ से टेरर फंडिंग की जा रही है, कहाँ से विदेशी फंडिंग हो रही है, इन सब पर जांच राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी कर रही है। रितेश, तमाम जानकारियों के साथ आपका धन्यवाद। न्यूज पंच में वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद बात होगी आस्था का महासंगम महाकुंभ की। आप जुड़े रहिए न्यूज पंच और डीडी न्यूज के साथ। दिल्ली में चुनाव है और ये दिल्ली का दाव है, दाव दिल्ली का। अनुराग जी, दिल्ली में यमुना के पानी में जहर मिला दिया है, ये बहुत गंभीर, बहुत बड़ा आरोप अरविंद केजरीवाल जी ने बीजेपी पर लगाया। यही अरविंद केजरीवाल जी ने 2020 में कहा था, मैं यमुना जी में डुबकी लगाऊंगा, साफ करके दिखाऊंगा। अरे भाई, डुबकी लगाई कि नहीं लगाई? तो कहते आप लोग काम नहीं करने देते ना, क्योंकि आपने एक एलजी बैठा रखा है। आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के चक्कर में दिल्ली के लोग पिस रहे हैं, केंद्र की ओर से कोई कमी नहीं। जिसका आदि है ना अंत है, वो आस्था अनंत है। सत्य सनातन संस्कृति का दिव्य रूप, प्रयाग की पावन धरा से अलौकिक महाकुंभ की महिमा। दिव्य भव्य महाकुंभ की स्पेशल कवरेज सिर्फ डीडी न्यूज पर। नई सुबह नई शुरुआत डीडी न्यूज के पावर पैक शो के साथ। राजनीति, कारोबार और होगी सुर्खियों पर भी चर्चा। अखबारों की हेडलाइंस, खेल, सिनेमा सहित मिलेगी संपूर्ण खबर। देखिए नया सवेरा सोमवार से शुक्रवार सुबह 8 बजे डीडी न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। आप देख रहे हैं न्यूज पंच और आइए आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं दिव्य भव्य महाकुंभ की। जी हाँ, महाकुंभ इस समय अलौकिक, अद्वितीय, अविस्मरणीय दिख रहा है, और ऐसे में कल है मौनी अमावस्या, और मौनी अमावस्या के स्नान से पहले श्रद्धालुओं का लगातार संगम की रेती पर उमड़ रहा है। जहां भी नजर जा रही है श्रद्धालु ही श्रद्धालु नजर आ रहे हैं, और श्रद्धालुओं के रुकने का सिलसिला थम ही नहीं रहा है।
महाकुंभ में रोजाना श्रद्धालुओं की जमकर भीड़ उमड़ रही है। अब तक आपको बता दें 15 दिन बीत चुके हैं और लगभग 15 करोड़ लोग इस आस्था के पावन मेले में प्रयागराज पहुंचकर संगम में डुबकी लगा चुके हैं। महाकुंभ मेले के सबसे बड़े स्नान पर्व मौनी अमावस्या पर आपको बता दें कि अमृत स्नान होने वाला है शुरू, और ये दूसरा अमृत स्नान है। और इस बार भी बड़ी संख्या में विदेशी भी है जो वो प्रयागराज पहुंच रहे हैं। मौनी अमावस्या पर 8 से 10 करोड़ श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। और महाकुंभ में मौनी अमावस्या के मौके पर सबसे बड़ा अमृत स्नान होना है। और आपको बता दें ग्राफिक्स के जरिए ये आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि इस बार किस तरीके से मौनी अमावस्या पर महा तैयारी की गई है। मौनी अमावस्या पर कल महाकुंभ में होने वाला है महास्नान, और सुबह से ही ये महास्नान शुरू हो जाएगा। मौनी अमावस्या के अवसर पर आपको बता दें कि महास्नान की युद्ध स्तर पर तैयारी की जा रही है, यानी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और इस बार नव्य दिव्य महाकुंभ तो नजर आ ही रहा है, साथ ही साथ डिजिटल महाकुंभ भी नजर आ रहा है। 10 करोड़ लोगों के डुबकी लगाने का अनुमान लगाया जा रहा है। 15 करोड़ श्रद्धालु अब तक डुबकी लगा चुके हैं। 2 दिनों में 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डुबकी लगाई है। तो आस्था के इस महासंगम में सभी श्रद्धालु चाह रहे हैं समय कि वो आस्था के सैलाब के साथ जुड़े, साथ ही साथ आस्था की डुबकी लगाएं। 1.55 करोड़ लोग जो हैं अब तक जो है कल से अब तक डुबकी लगा चुके हैं। और अब तक स्नानार्थियों की कुल संख्या हो गई है 15 करोड़, यानी कि 15 करोड़ श्रद्धालु बीते 15 दिनों में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। पूरे महाकुंभ में अनुमान जताया जा रहा है कि 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु प्रयागराज पहुंचेंगे और महाकुंभ में शामिल होंगे। साथ ही साथ दिव्य भव्य महाकुंभ तो है ही है, इस बार डिजिटल महाकुंभ भी है। आइए महाकुंभ में किस तरीके से मौनी अमावस्या पर तैयारियां की गई हैं उसका भी जायजा ले लेते हैं। करीब 12 किलोमीटर में विकसित सभी 44 घाटों पर होगा स्नान। साथ ही साथ अगली स्लाइड का रुख करेंगे। घाटों पर एसडीएम, सीओ, तहसीलदार और साथ ही साथ नायब तहसीलदारों को लगाया गया है, वहां तैनात किया गया है। आईएएस और एडीएम, एसडीएम रैंक के पीसीएस अधिकारियों को भी वहां लगाया गया है, वहां उनकी नियुक्ति की गई है, वहां उनको तैनात किया गया है। संगम तट के घाटों और ऐरावत घाट और अरेल घाट पर रहेंगे ये सभी मौजूद। चारों ओर स्थित 10 जिलों के डीएम और एसपी को भी लगाया गया है, यानी कि पूरी पुलिस फोर्स जो है वहां है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। हमारे साथ शैलेंद्र मिश्रा इस समय जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। शैलेंद्र, आपसे पूछना चाहेंगे, मौनी अमावस्या है कल और कहा जा रहा है कि 10 करोड़ श्रद्धालु आस्था की डुबकी कल लगाएंगे, बेहद ही महत्वपूर्ण है दूसरा अमृत स्नान। किस तरीके की तैयारी की गई है, सुरक्षा के कितने कड़े इंतजाम है, और कहा जा रहा है कि बहुत दूर तक चलना पड़ता है, क्या वहां तक व्हीकल जाने की अनुमति है कि नहीं है? देखिए, मेला प्रशासन को ये एहसास है कि काफ़ी भीड़ आ रही है और हमने देखा है कि 15 करोड़ लोग अब तक डुबकी लगा चुके हैं। और सबसे ज़्यादा जो श्रद्धालु हैं वो मौनी अमावस्या यानी कल आने वाले हैं। और हमने 2 दिन से देखा है कि श्रद्धालुओं की संख्या में तेजी से एक बढ़ोतरी देखने को मिली है। उसके लिए एक पूरा एडवाइजरी जारी की गई है। जो अखाड़ों का स्नान होता है वो समय से 1 घंटा पहले होगा, उसकी पूरी सूची जारी हो चुकी है। चूँकि मकर संक्रांति में जो स्नान अखाड़ों का हुआ था उससे भी 1 घंटा और पहले अखाड़े अपने जो अखाड़े से निकलकर स्नान के लिए जाएंगे। हालांकि उनके लिए पूरा अलग रूट है और जो आम लोग स्नान करेंगे उनके लिए पूरी व्यवस्था की गई है। जो मेला प्रशासन की तरफ से कहा गया है कि जो जिधर से प्रवेश कर रहा है उधर के ही नजदीकी घाट पर वो स्नान करे। 12 किलोमीटर में जो 44 विशेष जगह पर बनाया गया है, यानी किसी दूसरे जगह पर जाकर स्नान करने की कोशिश ना करें। एक लेन में चलें, आने और जाने वाले लेन का ध्यान रखें। इस तरह की तमाम हिदायतें जारी की गई हैं कल यानी मौनी अमावस्या के अमृत स्नान के लिए। हम जानते हैं कि अतिरिक्त ट्रेनें, रेलगाड़ियां तो चलाई गई हैं, लेकिन कल के लिए विशेष तौर पर और अधिक रेलगाड़ियां चलाने का ऐलान किया गया है। 1000 अतिरिक्त बसें चलाई जा रही हैं और लोगों से अपील की गई है, यहाँ स्थानीय प्रयागवासियों से अपील की गई है कि वो भी पूरी तरह से एक सहयोग करें। तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं। इस वक्त मैं जहाँ खड़ा हूँ, मुझे आपसे बात करने के लिए थोड़ा सा बाहर आना पड़ा है, लेकिन आप देखिए यहाँ पर भी लगातार जत्था आ रहा है संगम की तरफ जाते हुए, जो हमारे ठीक सामने तकरीबन आधा किलोमीटर पर है। तो आप समझिए कि कितने बड़ी संख्या में श्रद्धालु प्रयागराज पहुंच रहे हैं। चूंकि सबसे
महत्वपूर्ण स्नान कल होना है, अमृत स्नान होना है मौनी अमावस्या के दिन। तो मौनी अमावस्या के लिए महा तैयारी इस समय कर ली गई है। 10 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद जताई जा रही है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए। रेल यातायात और हवाई यातायात में भी पूरे बंदोबस्त इस समय किए गए। शैलेंद्र, तमाम जानकारियों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो न्यूज़ पंच में फिलहाल इतना ही, और साथ ही साथ आपको बता दें देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीडी न्यूज़, क्योंकि डीडी न्यूज़ ही है सिर्फ और सिर्फ भरोसा सच का। मुझे दीजिए अनुमति, नमस्कार।